हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स के पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इसी चैप्टर में से, जो कि बेस्ड थे रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके अलावा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, और अभी तक जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें हमने कोशिश करी थी कि उस वीडियो के अंदर कवर हो सके। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। देखो अभी तक हमने डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन में लिखना सीख लिया था, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को लिखना सीखना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं कंपटीशन के अंदर भी और बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। हमने लिखा है हाउ टू राइट इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चाहे रिएक्शन का ऑर्डर कुछ भी रहे, हम ये स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके फाइनली वी विल रीच या वी विल ऑब्टेन आवर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। कैसे पता चलेगी, कैसे हम इसका एक्सप्रेशन या डेरिवेशन जो रहेगी कंप्लीट करेंगे, वो चीज़ बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिख लो। एक जनरल केमिकल रिएक्शन मतलब जैसे कि हमारे पास रिएक्शन के अंदर होता क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट आप R लेके चल सकते हैं, A लेके चल सकते हैं, प्रोडक्ट आप P लेके चल सकते हैं। R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर A जो है वो B के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, A इंटू B, ये रिएक्शन हो रही है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि रिएक्टेंट देख दिया आपने R और उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ कि हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधा सीधा R लिखना है। R जो होगा वो रिएक्टेंट होगा, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू P, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ साथ आपको इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिख लेना है, या रेट लो इक्वेशन जो है वो लिख लेनी है। रेट क्या होती है, अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर अल्फा। ओके, एंड अल्फा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। तो हम बोलते हैं कि हमें रेट लिखनी है। रेट का भी एक्सप्रेशन होता है माइनस डी आर बाई डी टी। अगर रिएक्टेंट के टर्म में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ, कैसे लिखेंगे, हम एक माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटा के हम इक्वल टू लगाएंगे, उसके सामने लिखेंगे के, जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर अल्फा या आर रेज टू पावर अल्फा। फिर से बोल रहा हूँ, आप रिएक्टेंट कुछ भी लेके चल सकते हैं। आपको अगर डिफरेंट बुक से आप पढ़ोगे तो वहाँ पे रिएक्टेंट की जो है एक्सप्रेशन वो आर या ए कुछ भी हो सकता है, कुछ जगह पे वो सी भी मिल सकती है डायरेक्टली आपको। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं मैं आर लेके चल रहा हूं, तो रेट लो एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, रेट लो एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इस तरह लिख देंगे हम माइनस डी आर बाई डी टी, माइनस डी आर बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू आर रेज टू पावर अल्फा। आर रेज टू पावर अल्फा मीन्स कि हमारा जो रिएक्टेंट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन, उसकी पावर अल्फा आपको लेके चलनी है, राइट। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना है, देखो सेकंड स्टेप में आपको पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। जो भी आपका ऑर्डर रहेगा उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है। देखो पहला स्टेप तो सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे आप कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसको फॉलो कर रहे हो, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आप लिख रहे हो। बट इन सेकंड स्टेप द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसमें अल्फा की वैल्यू आप जीरो रखने वाले हो। सेकंड, अगर आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो आप अल्फा की वैल्यू 1 रखने वाले हो। ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपको अल्फा यानी कि ऑर्डर की वैल्यू रखनी है, और साथ साथ जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको दिखाई देती है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, उन सबको एक साइड में ले आना। हम सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जो है उसको भी हमें अलग रखना है, केवल और केवल जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स थी उनको एक साइड में लेफ्ट साइड के अंदर हम ले आएंगे, राइट। ओके, तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि हमें वैल्यू ऑफ अल्फा जो है उसको पुट करना है। वो हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो रहती है वो अलग अलग आपको मिलेगी, हर एक रिएक्शन की वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है थर्ड, उसके अंदर क्या करते हैं, जब आप रिएक्टेंट्स की जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनको जब एक साइड में लेके आ चुके हो, देन इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स।
हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे और इस जो इक्वेशन हमें मिलेगी इंटीग्रेशन के बाद उसको हम इक्वेशन 1 से लेबल कर देंगे, उसका नाम हम बोल देंगे ये हमारी इक्वेशन 1 ऑब्टेन हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, देखो जब इंटीग्रेट करते हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है। मैथ्स वाले बच्चों को समझ में आ गया होगी ये चीज़, जो हो सकता है मेडिकल वाले बैकग्राउंड से जो बच्चे हैं हो सकता है उनका समझ में ना आए ये चीज़, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन जब भी हम करेंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट हम साथ में लिख के चलते हैं, चाहे वो कांस्टेंट आप आई लिख के चलो, सी लिख के चलो, कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा, आपको बस ये वीडियो ध्यान से देखते रहना है। तो बोलता हूं कि आपको वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है एंड पुट इट इन इक्वेशन 1, जो पहले इक्वेशन आई थी वहां पर इसको पुट कर देंगे। इसके लिए भी 2-3 तरीके होते हैं, मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं वो फॉलो करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और फाइनली जब आप इस वैल्यू को, जब आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो फाइनली जो इक्वेशन आपके पास बनेगी दैट विल बी योर डिजायर्ड, दैट विल बी योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, वही हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं खाली आपको ये चीज़ सिखाने वाला हूँ कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। अगर आपने किसी एक को सीख लिया तो बाकी में भी ये स्टेप्स को फॉलो करना बहुत आसान रहेगा। जो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत जो दिक्कत हो सकती है वो हो सकती है इस स्टेप के अंदर, सॉरी थर्ड स्टेप के अंदर, कि इंटीग्रेशन सबको आता है कि नहीं आता। अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा इंटीग्रेशन भाई आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम लिखने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन। IRL का मतलब इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशन, IRL इक्वेशन का मतलब ये होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला था आपको, कि आपको एक रिएक्शन कंसिडर कर लेनी। भाई मैं बोलता हूँ कि हमने रिएक्शन ले ली है, पहला स्टेप है ये स्टेप 1, और इसमें रिएक्शन मैंने कंसिडर कर ली है कि रिएक्टेंट हमारा R जो कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है। एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम रिएक्शंस कंसीडर कर रहे हैं, जो भी हम इंटीग्रेटेड रेट लो इक्वेशंस लिख रहे हैं, उनके अंदर ये चीज अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हम ऐसी रिएक्शन लेके चल रहे हैं जिसके अंदर रिएक्टेंट एक ही है, रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए। उन्हीं के लिए हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस लिखने वाले हैं, बाकियों के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, तो हम बोलते हैं सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हमने रिएक्शन लिख ली है, एक जनरल केमिकल इक्वेशन, और इसके लिए रेट लॉ इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग माइनस dR/dt दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू R⁻⁴ अल्फा। यही होता है भाई हमारा जो डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन होती है, एक्चुअल में वो ये होती है, इसी तरह से होती है। अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर अल्फा। Okay, this alpha may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in front of this R. Okay, so आप रेट की जगह पे क्या लिखोगे, रेट की जगह पे हम लिखते हैं माइनस dR/dt, ये हो गया माइनस dR/dt। इसके अलावा प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, जिसको रेट कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप जो था हमारा उसमें हमने क्या करना है, हमने सेकंड स्टेप में अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया भाई, स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हम पुट करेंगे और साथ साथ जो भी हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक साइड में ले आएंगे। देखते हैं हमने क्या करना है भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी है, यहाँ पर 0 रखनी है। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इट मीन्स दैट इज माइनस dR/dt विल बी इक्वल टू K इंटू R⁻⁴। और किसी भी चीज की पावर 0, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है। अगर मेरी पावर में 0 कर देता हूं तो क्या बन जाऊंगा, मैं 1 बन जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज तो 1 बन जाएगी भाई, और K इंटू 1 तो K ही बचेगा। कुल मिला के जो इक्वेशन बचती है वो ये बचती है माइनस dR/dt इज इक्वल टू K।
ये बचेगा। और फाइनली मुझे क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड में लेके आना है, बाकी हर एक चीज़ को दूसरी साइड में ले जाएंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर से बचेगा केवल और केवल ये डी आर, डी को नहीं हटा सकते इसके पास से, डी टी तो उधर चला जाएगा, तो नीचे भी कुछ नहीं बचा, उधर था के एंड डी टी, और साथ साथ ये नेगेटिव भी उधर जाएगा तो माइनस डी टी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन जो बचती है वो हो जाएगी डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ये इक्वेशन बच जाएगी। स्टेप थर्ड पे चलते हैं। स्टेप थर्ड के अंदर हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, स्टेप थर्ड के अंदर जो मैंने बोला था आपको, थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा ये कि आपको अब इंटीग्रेशन करना है ऑन बोथ साइड्स। इस साइड में आप जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो आर है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, इसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, और राइट साइड के अंदर हम टाइम को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ से मिलता है, इधर है डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूँ, सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लोग इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैसे बायो वाले बच्चे हो सकते हैं, तो वो जो लोग हैं वो उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल रहे। मैं कोई लिमिट नहीं रख रहा हूँ, लिमिट के बारे में आपने सुना होगा, मैं नहीं रख रहा हूँ वो चीज़। लिमिट अगर नहीं रख रहे हैं फिर भी हम इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर हम आर डी आर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से पूरा पूरा आर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस के जो कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ से बच जाएगा टी। ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को मैं सी लिख लेता हूँ, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ। और बचेगा क्या, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, और ये जो इक्वेशन रहेगी ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। इसको लेबल कर देना है इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। राइट, इतना समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। पहला स्टेप मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने आर को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ये हमारी एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए रेट लो लिखते हैं, तो रेट लो होता है रेट इज इक्वल टू के इंटू आर रेज टू पावर एल्फा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर एल्फा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो ऑर्डर रहेगा वैसी आपको अल्फा की वैल्यू रख देनी है, और वो वैल्यू रखने के बाद जो हमारी रिएक्टेंट वाली टर्म्स रहेंगी जिनके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ रही है, उन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम एक साइड में ले आएंगे, बाकी सारी चीज़ों को अलग साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट साइड में मैंने खाली रिएक्टेंट वाली टर्म को रखा है, बाकी सारी चीज़ों को इंक्लूडिंग नेगेटिव साइन आई हैव टेकन इट टू द राइट साइड। ओके, इन थर्ड स्टेप आई हैव टू इंटीग्रेट ऑन द बोथ साइड्स। मुझे दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो हमारी रिएक्टेड की कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन का हो रहा है इंटीग्रेशन, और वहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन हो रहा है, और साथ साथ वहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगाऊंगा जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में हमें इस c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलता हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, जब टाइम शुरू नहीं हुआ था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, उस टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी थी, उस टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी थी भाई, वो तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, क्योंकि उसके बाद तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। दैट वाज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड वी कैन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन और द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय यूजिंग आर नोट। आर को लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोट, नीचे नोट लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये कंसंट्रेशन जो थी ये स्टार्टिंग वाली इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, अंदर आर नोट नहीं लिखना है, उसका मतलब तो रिएक्टेंट ही कुछ और हो गया। ठीक है, ओके, तो ये दो चीजें अगर मैं लेके चलता हूं तो मैं इन वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं। देखना भाई एक बार, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इनको रखता हूं अगर मैं, तो आर की जगह पे क्या रखना है, मुझे आर नोट रखना है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस सी। तो सी की वैल्यू आ जाती है, सारी टर्म 0 हो गई, सी की वैल्यू क्या आ गई, आर नोट आ गई। ओके, एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। हमें क्या रखना है, सी की वैल्यू कहाँ रखना है, इक्वेशन 1 के अंदर रखना है। तो रखता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। बहुत ही डिटेल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो इक्वेशंस आएंगी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, उनके अंदर मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को आपको, कि जो सी की वैल्यू आएगी वो कैसे निकाली हमने, टाइम जब स्टार्ट ही नहीं किया था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे टाइम मैं 0 मान के चल रहा हूँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो थी उसको मान के चल रहा हूँ आर नोट। तो यहाँ से सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, और उस सी की वैल्यू को वापस से इसमें रख रहे हैं हम। तो वहाँ पे रहेगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी
प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे, सी की जगह पे रखेंगे हम आर नोट, सी की जगह पे क्या रखेंगे, आर नोट। एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड हेंस द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। ओके, हो गया होगा। देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हमारे पास स्टार्टिंग में दिया हुआ था जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिख के दिखानी है। कैसे लिख के दिखाएंगे, मैंने 4 स्टेप बताए हैं। पहले स्टेप के अंदर एक रिएक्शन कंसीडर कर ली और उसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया। ये स्टेप सभी में ऐसा ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहने वाला है। ये सभी स्टेप्स के जो सभी ऑर्डर जो रहेंगे उनके लिए जब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे तो हमेशा ये सेम रहेगा। क्लियर है? बाकी जो रहेंगे उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज किस तरह से आएगा, जबकि सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो अल्फा की वैल्यू जीरो रख दी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यहाँ पे वैल्यू 1 रख देंगे, सेकंड ऑर्डर रहेगी यहाँ पे 2 रख देंगे, थर्ड ऑर्डर रहेगी 3 रख देंगे, nth ऑर्डर रहेगी n रख देंगे। क्लियर है? इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको सभी को एक साइड में ले आते हैं, उन सभी को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, इधर तो खत्म ही हो गई थी ये, इधर खाली बचा है dr, और बाकी हर एक चीज को राइट साइड में ले जाएंगे, ले गए सभी को। थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप के अंदर हम करते हैं इंटीग्रेट। तो अब जैसी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी भाई उसके हिसाब से इंटीग्रेशन होएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ से चेंज आना स्टार्ट हुआ, जो फाइनली एक नई इक्वेशन हमें प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि जिस तरह का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा उस तरह से हमें इंटीग्रेशन करना होगा। उसका इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाती है जिसके अंदर एक वैल्यू c और आ रही है। c क्या है, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी उस टाइम पे हम t की वैल्यू 0 रख देंगे, r की वैल्यू रख लेंगे r नोट, एंड देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हियर। टी जो रहेगा हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टाइम 0 रहेगा तो ये चीज़ हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इधर जो बचेगा वो सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आपने इस तरह से को सी की वैल्यू कैलकुलेट करी और सी की वैल्यू को वापस से इक्वेशन 1 में रख देंगे। इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और बोलेंगे दिस इज आवर डिजायर्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, विच एवर ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन टू यू। ओके, तो फटाफट से इस चीज़ को नोट कर लेना है। मैं इसको हटा रहा हूँ और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को ना एक बार साइड में कहीं पे अलग पेज पे, फेयर पेज पे आपको लिख लेना है। ठीक है, हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आ गई है, अब फर्स्ट ऑर्डर की बारी आ रही है। ठीक है, फटाफट हो जाएगी। अभी ये इसको हटा रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप को नहीं हटा रहा हूँ। ओके, करें स्टार्ट फिर, है ना। देखो, मैंने बोला है कि हमें अब की बार क्या करना है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिख के दिखानी है। तो अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली थी कि फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज आएगा, इसी तरह की इक्वेशन रहेगी, बस अल्फा की वैल्यू क्या रखनी, सेकंड स्टेप के अंदर आपको 1 रखनी है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखना भी क्या बनेगा, ये बचेगा इधर से माइनस dr/dt इज इक्वल टू k इंटू r रेज टू पावर 1। r रेज टू पावर 1 है, इसका मतलब r ही है कुल मिला के, कुछ नया चेंज तो नहीं आया है। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी जो कंसंट्रेशन टर्म्स उन सभी को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, बाकी सारी चीज़ों को राइट में ले जाएंगे। तो इधर से r और इधर से dr, इन सबको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी चीज़ों को हम राइट में ले जाते हैं। एडजस्ट कैसे करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, dt इधर डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर से बचेगा dr/r इज इक्वल टू माइनस k dt, ये इक्वेशन बच जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गई है तो स्टेप 3 को मैं नीचे से ही करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 3 अप्लाई करना है। स्टेप 3 में क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं ऑन द बोथ साइड। आपको लिखना है ऑन इंटीग्रेटेड ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, ये खाली आपको समझाने के लिए। अगर डेरिवेशन आ जाता है पेपर में तो आपको लिखना नहीं है, आप फटाफट बस इन चीज़ों को इसी तरह याद करते रहेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से बचेगा dr/r इज इक्वल टू माइनस k dt, और इस सारे का इंटीग्रेशन।
ओके, कोई लिमिट नहीं रखी अब की बार में मैंने। और मैं क्या बोलता हूँ कि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड में कहीं लिख लेना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको dx 1/x का इंटीग्रेशन करना है। अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन करना है इन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है नेचुरल लॉग ऑफ x। ये क्या आता है, नेचुरल log ऑफ x आता है, ln x आता है, ठीक है। कुछ लोग ln को एंटी लॉग पढ़ते हैं, ln का मतलब एंटी लॉग नहीं होता है भाई, नेचुरल लॉग होता है ये, ठीक है। और अगर मैं ln को सिंपल लॉगरिथम जो हम यूज करते हैं, जो हम टेबल के अंदर देखते हैं, उन चीज़ों में अगर कन्वर्ट करते हैं तो याद रखना ln x विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू log x। ये जो x रहेगा, यहाँ पे जो log x आया है इसका बेस 10 रहता है। इसकी वैल्यूज हम जो रहेंगे टेबल से देख सकते हैं, log टेबल से, और जो फॉर्मूले हम लगा सकते हैं वो इसमें भी सेम लगेंगे और log x के अंदर भी सेम लगेंगे। ओके, तो इस चीज़ को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं लिखता हूँ कि x की जगह पे अगर मैं r को लेके चलता हूँ तो इस तरह का हमारे पास एक फॉर्मेट बना हुआ है 1/r dr। और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा भाई, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ r। यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आ जाएगी तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि ln ऑफ r या नेचुरल लॉग ऑफ r विल बी इक्वल टू -kt। अब dt का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो तो भाई t ही आएगा, और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है ln r इज इक्वल टू -kt प्लस सी। पिछली बार क्या आई थी, r इज इक्वल टू -kt प्लस सी। अब की बार आई है ln r इज इक्वल टू -kt प्लस सी। फिर से क्या होगा, हमें c की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। c की क्या वैल्यू होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं फिर से वही करूंगा कि हम स्टेप 4 में जाते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, एट t इज इक्वल टू 0, टाइम को रख रहे हैं हम, टाइम t इज इक्वल टू 0, और जो कंसंट्रेशन रहेगी दैट विल बी टेकन एज इनिशियल कंसंट्रेशन r नोट। ओके, ये r नोट है। ये वैल्यूज को मैं कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन 1 के अंदर रखूंगा। इनको इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे सेम रहेगा ln, r की जगह पे क्या लिखना है आपको, r नोट लिखना है। r की जगह पे क्या लिखना है, r नोट लिखना है। kt, t की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। ये सारा 0 हो जाएगा प्लस c। तो ओवरऑल यहाँ से मिलेगा आपको ln ऑफ r नोट इज इक्वल टू -k इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस c, और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ये सारा 0 हो गया। c की वैल्यू आ गई ln ऑफ r नोट, ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ln ऑफ r इज इक्वल टू -kt प्लस ln ऑफ r नोट, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज द डिजायर्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। दैट इज द डिजायर्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। जहां पे आपने फेयरली लिखा हुआ था फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, वहीं पे आपको ये इक्वेशन भी लिख लेनी है। लिख सकते हो इसको, मैं फिर से लिख देता हूँ कि जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आई थी हमारे पास, r इज इक्वल टू -kt प्लस r नोट। सिमिलर सी है, बस फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या हुआ है, ये ln और लग गया है। जब कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके साथ नेचुरल लॉग और लगा हुआ है ना, ये चीज़ लगी हुई है। तो जहाँ पे आपने जीरो ऑर्डर की इक्वेशन लिखी थी वहीं पे आप फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन भी लिख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। या फिर एक छोटी सी चीज़ और देख लो एक बार, अगर हम नेचुरल लॉग, ये जो ln वाली चीज़ है, इनको अगर एक साइड में लेके आता हूँ मैं क्या करता हूँ, kt को पॉजिटिव बनाता हूँ, kt को इधर ले आता हूँ, kt इधर आ गया, और इस साइड में क्या बच गया, ln r नोट, ठीक है। और इस ln r को मैं उधर ले जाता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, इस तरह लिख लेता हूँ ln r, ठीक है। तो यहाँ से kt विल बी इक्वल टू log a माइनस log b, दैट इज फॉर्मूला जो बनता है क्या बनेगा, log a अपॉन b, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो यूजिंग द फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं किसके, log के, उनको यूज करके लिख सकते हो। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए। ओके, हो गया होगा। देखो, अब लास्ट आता है हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम किस तरह से इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे वो चीज़ देखनी है। फर्स्ट स्टेप फिर से सेम रहेगा, मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको। एक रिएक्शन लेके चलनी है, आर से प्रोडक्ट बन रहा है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ -dr/dt विल बी इक्वल टू k इंटू r रेज़ टू पावर अल्फा। अगर रिएक्शन दे रखी है सेकंड ऑर्डर तो हम क्या करेंगे, साथ साथ करते चलना है आपकी बार आपको, ठीक है। यहाँ से करना स्टार्ट करना है आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
है ना। तो अल्फा की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी आर बाई डी टी के आर इस बार अल्फा, अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 2। ओके, अभी क्या होगा, अभी फिर दोबारा से जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको एक साइड में ले जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से आता है डी आर और नीचे ये आ गया आर की पावर 2 आर स्क्वायर। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस सारे का स्क्वायर। मैं फिर से इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 1 बाय आर स्क्वायर जो था ये आ गया है नीचे, ठीक है, और डी आर जो था वो इस साइड पहले से ही था, इज इक्वल टू के डी टी, और ये नेगेटिव भी उधर चला गया। अभी क्या करेंगे स्टेप 3 के अंदर, हम स्टेप 3 के अंदर करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, इधर लिख लेता हूँ मैं 1 बाय आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ठीक है। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। स्टेप 3 के अंदर इंटीग्रेशन करते हैं। फिर से बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन के 2-4 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। पहला तो फॉर्मूला आपको देखो, ये सिंपल सा फॉर्मूला जो जीरो ऑर्डर के अंदर हमने यूज़ किया था वो क्या था, वो ये था कि किसी भी चीज़ का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, dx का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो x ही आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा जो फॉर्मूला मैं बोलता हूँ वो ये था, अगर 1/x का आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, देन दैट विल बी इक्वल टू ln x, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला बोलता हूँ कि x रेज टू पावर n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होगा, जो पावर रहेगी उसको बढ़ा देना है और जो नई पावर आती है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। x रेज टू पावर n था यहाँ पे, तो उसकी पावर 1 बढ़ा दी हमने, n+1 हो गया, और जो नई पावर आई n+1 उसी से हम डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी द इंटीग्रेशन। ये 3 फॉर्मूले कम से कम आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पे दे रखा है 1/r स्क्वायर, तो इससे नहीं चलना है, केवल और केवल 1/r अगर होता, 1/x होता, 1/t होता, 1/y होता, dy होता, तो उसके लिए तो आप ln लिखते। अभी क्या दिया आपको 1/r स्क्वायर, और r स्क्वायर को हम अगर ऊपर लेके जाते तो पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी। क्या इसको मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, है ना, नेगेटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। तो ये फॉर्मूले में हटा रहा हूँ, इनको नोट कर लेना है आपको एक बार 10 सेकंड का रिवाइंड लेके। इस बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा r की पावर -2, ये r इसकी पावर -2 डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड पे। तो फिर से हम जो तीसरा फॉर्मूला जो मैंने लिखा था वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि r की पावर -2 तो है ही है, साथ में 1 ऐड कर देनी है। कितना हो जाएगा भैया, ये -1 हो जाएगा, तो मैं सीधा सीधा -1 लिख रहा हूँ यहाँ पे अपॉन -1, क्योंकि नई पावर जो आती है उसी से हम डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू उधर से बचेगा माइनस के टी प्लस सी। ओके, ये माइनस जो है नीचे जो लिखा हुआ है इसको तो मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं, और ओवरऑल ये बन जाएगा क्या, -1 अपॉन r। अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको नीचे ले आओ, प्लस की हो जाएगी। जैसे हमने क्या किया था, नीचे पावर प्लस की थी, ऊपर लेके गए तो माइनस की हो गई थी, नीचे वापस लेके आओगे तो फिर से प्लस की हो जाएगी, और फॉर्मूला बचता है माइनस के टी प्लस सी। अब फटाफट से स्टेप 4 में मेरे को आपको कैलकुलेट करके दिखाना है सी की वैल्यू। स्टेप 4 में सी की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओगे, कैसे करोगे, क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल टी जो रहेगा उसको मैं बोलता हूँ 0 रख देना है, और आर की पावर आर की वैल्यू क्या रख देनी है आपको, r0 रख देना है, कि जब टाइम 0 था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन r0 हुआ करती थी, ठीक है। तो यहाँ से इन वैल्यूज़ को मैं रखता हूँ इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन हमारी 1 होगी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 1, और जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, -1/r0, r की जगह पे क्या रख दिया, r0 रख दिया, इधर रखा -k × t, t की वैल्यू 0 प्लस c, ये हो गया 0 खत्म हो गया। c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है -1/r0, इसकी वैल्यू क्या आई है, -1/r0, और इस वैल्यू को मैं वापस से इसी 1 के अंदर रख लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा भाई, मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ -1/r इज इक्वल टू -kt प्लस c की वैल्यू क्या है, -1/r0, और मैं चाहूँ तो दोनों साइड से नेगेटिव कॉमन ले सकता हूँ, इस साइड भी नेगेटिव है सारा, इस साइड भी सारा नेगेटिव है, तो सारा ही पॉजिटिव बना दिया है मैंने, ठीक है। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड, दैट इज द डिजायर्ड, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस इक्वेशन को भी फटाफट से नोट कर लो, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है। जो 3 फॉर्मूले बताए इंटीग्रेशन के, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, और ये स्टेप्स इस तरह से ही याद होने चाहिए। आप बहुत ईजिली इक्वेशन बना सकते हो। अगर एग्जाम में आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को भूल भी जाते हो तो भी 1-1.5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारा स्टेप आपको दिखाना नहीं है, फिर आपको फॉर्मूला याद करना है तो बहुत इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, और इस इक्वेशन को, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को भी आप वहीं पे नोट कर लीजिए जहां पर आपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस को नोट किया था। मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। ओके, तो देखो अभी मैंने क्या किया है, मैं एक टेबल बना रहा हूँ और फाइनली हम समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा है। सबसे पहली चीज़ मैंने बताया कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आगे हमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे न्यूमेरिकल जो रहते हैं इसके बेस पे रहते हैं, और हाफ लाइफ इक्वेशन आती है इसके बेस पे। हम गैसियस इक्वेशंस के लिए भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आ गई है तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाली है उनके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, अगर ऑर्डर जो है वो जीरो ऑर्डर है तो हम लिखेंगे कि आर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t इज गिवन एज -kt।
टी जो है वो टाइम है जिस पर ये कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, प्लस आर नोट, ठीक है। तो के टी जो रहेगा उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा उसकी कंसंट्रेशन हम एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं एट एनी टाइम टी यूजिंग दिस रेट कांस्टेंट एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी हो और आपको बता रखा हो कि रेट कांस्टेंट जो है वो इतना है कोई भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम के ऊपर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बची हुई होगी वो चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखना है तो यहाँ पर देखो सिंपल आर था, यहाँ पर आर नोट था, तो आर की जगह पे मैं लिखूंगा क्या, एल आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नोट। बस थोड़ा सा चेंज आया है। अगर आपको पहली इक्वेशन याद हो गई तो दूसरी को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाकी सारा प्रोसेस आप भूल भी सकते हो अगर आपको केवल न्यूमेरिकल के लिए सारी चीज़ चाहिए तो। अगर न्यूमेरिकल करना है तो देखो इन फॉर्मूलों के बेस पे, इन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बेस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ से बोलता हूँ कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और रेट कांस्टेंट गिवन है, देन एट एनी टाइम टी यू कैन इजीली फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर। ओके, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ln r था, यहाँ पे सिंपल r था, यहाँ पे करना है आपको 1/r। और एक छोटी चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या रहेगी कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, kt जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। kt क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से सुन लो। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन थी उनके अंदर kt के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ था, कंसंट्रेशन दोनों पॉजिटिव थी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर kt भी पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे भी पॉजिटिव ही रहेंगे। बस जिस तरह से आपने पहले वाला ये r लिखा है उसी तरह r नोट को भी लिखना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सिंपली r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है 1/r इज इक्वल टू के टी प्लस 1/r नोट। राइट। तो इस तरह से आज की वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे जहाँ पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।